हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईबीएस के पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये पूरे 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं कि घरेलू मवेशी तथा याद रखेंगे आपका भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है या जानी जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आपकी घरेलू मवेशी होती है, चाहे भेड़ होती है चाहे आपके पशु होते हैं, जो जुगाली करते हैं या इसको हम आमतौर देसी भाषा में पगुरी करना बोलते हैं। तो जब ये पगुरी करते हैं या आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि धान के खेत से, याद रखिएगा ये हो गया धान के खेत से, या आपसे प्रश्न बन सकता है कि गन्ने के खेत से कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो आप लोग तुरंत बताइएगा यह गैस होती है मेथेन CH4। याद रखेंगे जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके जो मुख से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो CH4 अर्थात मेथेन का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम सेकंड नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण बोलते हैं। इसी तरह जो एक और भी जीव जंतु होते हैं जिसको आप लोग ध्यान दिए होंगे, मृत भक्षी को जो सेवन करते हैं उनको बोलते हैं पर्यावरण का सफाई कर्मी। याद रखेंगे जो आपके अपघटक होते हैं या मृतक भक्षी होते हैं इनको हम लोग पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं। उसी तरह पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया होती है, इस कारण कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इस कारण कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस कारण कि ये सभी होती है। इस कारण आपको बता दें दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों वो भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन निर्माण का जो है प्रोसेस होता है दोस्तों, याद रखेंगे इस प्रोसेस में आपको बता दें, इस प्रोसेस में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे जो मनुष्य CO2 को निष्कासित करता है या CO2 जो वायुमंडल में होती है इसका ये प्रयोग करके भोजन बनाती है ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इस कारण इनको पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी और ये कहाँ दोस्तों, तो भारत के राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है भारत के राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान के आपके अलवर जिले में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि आपका WWF से आशय है, क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। याद रखेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी WWF की। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे इसके प्रतीक की बात पूछे तो प्रतीक चिन्ह इसका क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे विशाल पांडा। क्या है दोस्तों, विशाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। याद रखेंगे फूलों की घाटी इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है और ये कहाँ पे स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। आपको बता दें फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थान की बात करें दोस्तों तो चमोली जिला में ये पड़ता है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ये फूलों की घाटी स्थित है और ये उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको उत्तराखंड से ये भी प्रश्न बनता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में है। आपसे यहां से प्रश्न बनता है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। आपसे प्रश्न बन जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी आपके उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का 6वां प्रश्न देखते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो
जो जैसे कि वन में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं इनको शिकार से बचाया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही था और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया कब दोस्तों, 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, शिकार रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत बहुत मेरा रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और याद रखेंगे दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करके हमारी और उनकी दोनों की मदद कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय गैंडा कहां पे संरक्षित है? यहां से 2-3 बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और आपको बता दें कि भारतीय गैंडा कहां है दोस्तों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे यही जो नेशनल पार्क है। यहां से प्रश्न बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है दोस्तों, तो याद रखिएगा असम में है। और भारतीय गैंडा कहां पे संरक्षित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। या यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो एक सींग के गैंडे के लिए आपका जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वह आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दें बादीपुर नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे बादीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में है। और कार्बेट नेशनल पार्क है, इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें गिर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है, याद रखेंगे। और ये किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही याद रखेंगे गधों का गधों का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे गधों का भी अभ्यारण्य आपका गुजरात में ही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का 8वां प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है? बहुत चर्चाओं में प्रश्न रहता है, एक बार नहीं मैंने अध्ययन किया और देखा कि पूरा यूपी टेट के इतिहास में 4 बार प्रश्न बन चुका है रेड डाटा बुक। रेड का मतलब होता है लाल और लाल का मतलब होता है दोस्तों खतरा, याद रखेंगे खतरा। और किसके लिए खतरा है? जीव जंतु के लिए, जिस जीव जंतु के लिए खतरा है और वही है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जीव जंतुओं का विवरण है और जो याद रखेंगे विलुप्ति के करीब जो जीव जा रहे हैं उनका इसमें विवरण रखा गया है और उनको बचाने के लिए तरह तरह की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आपसे एक बात और बता रहे हैं दोस्तों, एक प्रश्न एक बार ये बना है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। याद रखेंगे जारी करता ये संस्था है, जारी करने की ये संस्था है, याद रखेंगे इस संस्था का नाम है IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेगा जो 16 घास स्थल है दोस्तों, याद रखेंगे दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। याद रखेंगे कहां पे दोस्तों, याद रखेंगे 16 घास के स्थल जो पश्चिमी घाट, याद रखेंगे पश्चिमी घाट के नाम से चर्चित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे यहां से बहुत प्रश्न बने हैं और कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कैसे प्रश्न बने हैं, आज की वीडियो में हम कवर कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह सबसे कहां है दोस्तों, नीचे है। ये सतह मान लीजिए किसकी है दोस्तों, पृथ्वी की। अब पृथ्वी से ऊपर क्या है दोस्तों, आपका वायुमंडल है। और जो आपका वायुमंडल है पूरा 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है, डिनोट किया गया है, बांटा गया है। याद रखेंगे सबसे नीचे प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वी के पास कौन सी परत है, तो यही कहता है दोस्तों क्षोभ मंडल है। एक प्रश्न तो यहां से बनता है कि पृथ्वी के पास कौन है, क्षोभ मंडल है। मौसमी घटनाएं कहां पे होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है, ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो दबाव कहां पे देखने को मिलता है, तो क्षोभ मंडल में दिखता है। इसके ऊपर जाते हैं दोस्तों तो सेकंड नंबर पर आती है समताप मंडल। समताप मंडल से बनता है कि ओजोन परत कहां है, तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में है। यहां से प्रश्न बनता है कि वायुयान उड़ने की आदर्श दशा कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। इससे ऊपर जाते हैं दोस्तों तो आपका मिलता है मध्य मंडल। मध्य मंडल से प्रश्न बनता है कि बीच वाली परत का नाम क्या है, मध्य मंडल है। और सबसे ठंडी परत का नाम क्या है, तो मध्य मंडल
मंडल है। इससे ऊपर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका मिलता है आयन मंडल। रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती है तो आयन मंडल में चलती है। और सबसे ऊपर जो मिलती है इसको बोलते हैं दोस्तों बाह्य मंडल, याद रखेंगे। यहाँ पे अक्रिय गैसों जैसे आपके हीलियम आदि गैसों का यहाँ पे विवरण मिलता है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या बोलेंगे, बाह्य मंडल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से इतने प्रश्न बनते हैं, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना, याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो आपको बता दें, स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। और कहाँ है दोस्तों तो याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों तो याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे भरे होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उस वर्ण का नाम क्या है, बहुत चर्चाओं में रहता है, उस वर्ण को क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण, याद रखेंगे क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, कब लागू हुआ है, कब बनाया गया तो याद रखेंगे 1986 में। कब दोस्तों याद रखिएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बताइएगा। आपको बता दें इसकी स्थापना या इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। और आपको बता दें कहाँ है दोस्तों तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, यहाँ पे उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें यहीं से एक प्रश्न बनता है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग इसको भी याद रखते रहिए दोस्तों। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली में है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न है कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना आपका 1974 में हुआ था। कब दोस्तों, 1974 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। और इसका जो बोर्ड कार्यालय कहाँ है या इसका बोर्ड कहाँ है, आपसे प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा नई दिल्ली या केवल दिल्ली बोले तो याद रखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना प्रदूषण मेजरमेंट का काम करती है। ये जो संस्था है पूरे भारत में प्रदूषण नियंत्रण मैनेजमेंट का कार्य करती है और इसकी जो कार्यालय है या इस संस्था का कार्यालय नई दिल्ली में है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसका स्थापना की बात करें तो 1974 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा और ध्यान से बताइएगा। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये आपके केरल में स्थित है। शांत घाटी के कहाँ है तो दोस्तों ये भी आपका केरल में। ये बहुत अब आपसे प्रश्न बनता है कि शांत घाटी कहाँ है या इसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ये भी आपके केरल में है। या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारण है, ये आपको बताना है। जलवायु किसके कारण परिवर्तित होती है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण बिल्कुल होती है दोस्तों। याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों के कारण बिल्कुल होती है। आपका ओजोन परत क्षरण के कारण भी जलवायु परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। प्रदूषण पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तभी भी जलवायु परिवर्तन होगा या घटेगी तभी भी होगा। याद रखेंगे जलवायु में परिवर्तन की बात किया है दोस्तों, तो जलवायु आपका परिवर्तित होती है तीनों के कारण, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको
आप लोग याद रखेंगे। जो ग्रीन हाउस गैसें आप लोग देख रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है और इस माध्यम से ये लोग क्या करती है दोस्तों, ये पर्यावरण को प्रभावित करती है। ओजोन परत याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, और इस समताप मंडल का हिस्सा है। इस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, याद रखेंगे यह आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को। कब दोस्तों? 16 सितंबर, याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को एक संधि हुई थी, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे है दोस्तों? ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ओजोन परत को सबसे अधिक कौन प्रभावित करती है? तो याद रखेंगे सीएफसी गैस होती है ना, याद रखेंगे ये ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और सीएफसी कम करने के लिए, जो सीएफसी गैस होती है आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं वहां से निष्कासित होती है, और सीएफसी को किस तरह कम किया जाए इसके इस बातों पर विशेष चर्चा हुई थी या गहन चर्चा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर की बात करते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस याद रखेंगे 5 जून। कब दोस्तों? तो 5 जून 1973 को। 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और इसी वर्ष के बाद आपको प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका 1973 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और आप लोग याद रखेंगे। अगर इसकी घोषणा की बात करें तो 1972 में हुई थी, लेकिन पहली बार इसे 5 जून 1973 को मनाया गया। इस तरह आप लोग देखिएगा, 1972 के साथ आप लोग नहीं जाइएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कितने लोग इससे भ्रमित होंगे। अगर घोषणा की बात करें तो 1972 में हुई थी, लेकिन ये मनाया गया कब दोस्तों? तो 1973 में स्टार्टअप हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्व वानिकी दिवस आपको मनाते हैं प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को। कब दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपका 8 मार्च को, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 4 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं, ये बात याद रखेंगे। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। और चलिए आगे चलते हैं। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है ये आपको बताना है। तो अखबार याद रखेंगे, उसमें लेड यानी सीसा पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेड या आपको अगर सीसा भी लिख करे तो अखबार में ये आपका विषैला तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो भी आप लोग खाद्य पदार्थ रख कर खाते हैं उनमें रख कर न खाइए, क्योंकि उसमें एक विषैला जो स्याही होती है उसमें विषैला रसायन मिलाया जाता है, लेड या सीसा, और उससे अपक्रिया करके आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, ये बातों को ध्यान रखिएगा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं एरिया के हिसाब से बात करें दोस्तों तो 2021 के अनुसार आपका क्या सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, रक्त कैंसर की बात करें दोस्तों तो बेंजीन, मैग्नीज, आपका पीसीबी, आपका एस्बेस्टस किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे रक्त कैंसर जो होता है वह बेंजीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर की बात करते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है ये आपको बताना है। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान तरीका से देखेंगे तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है? इनमें से ब्यूटेन, बेंजीन, मीथेन, प्रोपेन। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो वातावरण को हानि होती है वह मीथेन से होती है, CH4 से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। भारत में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। घर की बात करें तो फैन से कोई भी प्रकार का हमें हानि नहीं मिलता, उतना हीटर से भी नहीं मिलता, आपका ट्यूब रोशनी से नहीं मिलता, रंगीन टीवी है, याद रखेंगे इससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। और घर में हानिकारक विकिरण का सबसे ज्यादा जो बड़ा स्रोत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जंगली हाथियों के लिए जो अभ्यारण्य है वह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, और ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है दोस्तों, केरल में है, ये आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, कौन होता है दोस्तों। धुएं से आंखों में जलन किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, आपका पर ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट के कारण, कि आपका ओजोन के कारण, कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण, किसके कारण दोस्तों। तो याद रखेंगे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण, जिसको शॉर्ट काट में हम लोग पैन बोलते हैं, PAN, इसके कारण हमारे आंखों में जो धुआं पड़ता है उससे जलन पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कौन हरित गृह गैस नहीं है। आप लोग देखिएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होती है दोस्तों, आपका नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है, CO2 भी होता है, आपको पता है NO2 भी होता है, NO2 इसको बोलते हैं, याद रखेंगे NO2 बोलते हैं, ये भी होता है दोस्तों, या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, NO2 नहीं होता है, सॉरी NO2 होता है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी होता है, आपका CH4 भी होता है, और एक बात और याद रखेगा CFC भी होता है, लेकिन आपका नाइट्रोजन अर्थात N नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के कितने तारीख को दोस्तों, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अगर विश्व टाइगर दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को, कब दोस्तों, याद रखेंगे 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व टाइगर दिवस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था। मैं इसको कई बार आपको बता दिए कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो आपका 1974 में बना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। याद रखेंगे भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो आप डाटा के अनुसार देखेंगे तो भारत में सबसे कम वन 3.63% आपका कहाँ पे दोस्तों, तो हरियाणा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सही होगा, तो मध्य प्रदेश सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति शुरुआत की गई थी आपका कब दोस्तों, 1952 में। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का जो संपूर्ण भूभाग है इस पर 33% भूभाग पे क्या होने चाहिए दोस्तों, तो वन होने चाहिए। इस जो राष्ट्रीय नीति का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए आगे देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में कौन सा जीव दोस्तों, तो याद रखेंगे 1961 में लिया गया और विशालकाय पांडा उसका नाम है, आपको मैंने बता भी दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, तो आपका ये याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे राजस्थान के भरतपुर में है, वहां पे देखने को मिलते हैं। ये आपका घना पश्चिम बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घना पश्चिम बिहार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। जो घना पश्चिम बिहार है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और शीतकाल में साइबेरियन यहाँ पे ही दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है दोस्तों, यह आपके बेंगलुरु में है। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये बेंगलुरु में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना आपका 1 जून कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 जून 1981 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है। याद रखेंगे भूमिगत जल को दूषित तो सभी करेंगे, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कहा है अजैविक प्रदूषक। अजैविक का मतलब जिसमें जीवन न पाया जाता हो, बैक्टीरिया जैविक होगा। शैवाल है आपके सामने, आर्सेनिक है आपके सामने, विषाणु है आपके सामने। विषाणु भी जैविक है, शैवाल भी जैविक है, बैक्टीरिया भी जैविक है, लेकिन आपका आर्सेनिक क्या है, अजैविक प्रदूषक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 40 नंबर प्रश्न की तरफ। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के कब दोस्तों, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, याद रखेंगे जो वाहन होते हैं ना, यहां से प्रश्न बनता है, वाहन के साइलेंसर से कौन सी विषैली गैस निकलती है, तो CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। और इसकी जो सेवन से या CO की अधिकता से जो आपके वायुमंडल में CO गैस की मात्रा बढ़ जाती है ना, और इसका जो मनुष्य सेवन करता है तो CO2 अगर O2 में मिल जाए दोस्तों और इसका हम सेवन करें तो याद रखेंगे जो आपका हीमोग्लोबिन होती है ना, जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड को ऑक्सीजन आपके शरीर के तमाम अंतिम छोर तक या अंतिम भाग तक नहीं भेज पाता है, और जिसके कारण रक्त के अंदर थक्का बन जाती है और व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो उसका नाम है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। एक गैस होती है जिसको CO बोलते हैं, और वाहनों के साइलेंसर से गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दें, वाहनी ईंधन किसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न चर्चा में रहता है। तो CNG को वाहनी ईंधन के रूप में बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी इसका नाम होता है हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो याद रखेंगे वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक, सूचक का मतलब इंडिकेटर होता है, सूचना देने वाला होता है। तो जैव सूचक आपका होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे और देखे भी होंगे। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, सबसे पहले ये देख लीजिए, समताप मंडल का हिस्सा, ये प्रश्न आपका बनता है। दूसरा का प्रश्न याद रखेंगे, ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र कहां देखने को मिलते हैं, तो अंटार्कटिका पर मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये भी याद रखेंगे। ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि कौन देश पहुंचाता है, याद रखेंगे कौन देश की बात करें तो याद रखेंगे USA या अमेरिका को ध्यान रखिए,
याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन परत जो होती है वह सूर्य की कौन सी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें, ये याद रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज याद रखिए। और या तो आप लोग याद रखेंगे पराबैंगनी किरणें, याद रखेंगे पराबैंगनी किरणें, ये भी यहां से बहुत ज्यादा पूछता है। और ओजोन परत को कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? ये भी याद रखिएगा, CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यहां से इतने प्रश्न बन चुके हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे मानते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग वैश्विक विरासत का वन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है दोस्तों? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं। ये भी प्रश्न आपके सामने ऐसा भी बन सकता है या कोई ऐसे भी बन सकता है कि जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है, याद रखेंगे जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है दोस्तों, इसको हम लोग वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सुंदरवन में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो जिसको हम लोग, उसका नाम ही बन पड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव वृक्ष। इसका सबसे प्रमुख वन होता है, इसको हम सुंदरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? सुंदरी से। तो याद रखेंगे सुंदरवन में सर्वाधिक वृक्ष आपके सुंदरी पाया जाता है, ये बात को याद रखेंगे। और इसी कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ये तो बी ही है और इसको सी मानिएगा। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों बी, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है, सुंदरी को मानते हैं। चलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं। वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हों और इनके भंडार सीमित हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। ये क्या है दोस्तों? तो ये सभी आपके क्या है? तो ये आपके प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है और नाभिकीय ऊर्जा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पारंपरिक स्रोत हो गए और ये तीनों आपके क्या है दोस्तों? तो ये तीनों आपके गैर पारंपरिक स्रोत हो गए, गैर पारंपरिक स्रोत हो गए। और इनका गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये नवीकरण स्रोत होते हैं जो भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों के लिए पुनः इसका हम लोग उपयोग कर सके। नवीकरणीय और अनवीकरणीय को याद रखेंगे। अनवीकरणीय जो होता है ना, इनको पुनः हम नया नहीं कर सकते। इनका जब दोहन हम करते जाएंगे तो इनकी मात्रा जो होती वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है? याद रखेंगे ये बीज होगा। किस पौधे के बीज का होता है ये आपको बताना है। तो उस पौधे को बता दीजिए। याद रखेंगे आपको बता दें, भारत सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए, इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए 100% नीम लेपित यूरिया का उत्पादन अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे नीम के बीजों का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो यूरिया होती है ना, याद रखेंगे जो आपका NH2CO NH2 प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपका प्रयोगशाला में बनाया गया था। और यूरिया को जब आप सूंघिएगा तो इससे गंध आएगी जो कि नीम के आएगी। याद रखेंगे नीम के बीज की आती है और इसमें नीम के बीजों का प्रयोग किया जाता है। 100% अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा कौन है? ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये जो आप पौधे देख रहे हैं, सरकंडा है, गन्ना है, खजूर है, बांस है। तो याद रखेंगे कौन इसमें से पौधा था ना कि जिसको हटा दिया गया, ठीक ना। ये चीजें को रूप को आपको देखिएगा। तो इसमें से हटाने जाने वाला जो पौधा है वह बांस है। और बांस को अब किस में रख दिया गया है? तो याद रखेंगे बांस को अब वृक्ष के श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस कारण इसको अब किस में हम रख दिए गए दोस्तों? झाड़ी में रखे हैं। किस में रखे हैं? झाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार का नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे वन्य जीव जो रक्षा है दोस्तों, याद रखेंगे यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है और इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई। याद रखेंगे ये जो थी ना, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती थी। और इन्हीं के सम्मान में 1730 में राजस्थान के खजड़ी में वृक्षों का यह आंदोलन चलाया गया था। और
और इन्हीं के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में सीपीसीबी, के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो ध्वनि की रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा जो सीमा निर्धारित की गई है दिन के समय क्या दोस्तों, तो 55 डेसिबल, और इसी को रात के समय कितना दोस्तों, तो 45 डेसिबल। याद रखेंगे रात के समय पूछे तो याद रखेंगे 45 डेसिबल, और दिन के समय कहे तो दोस्तों याद रखेंगे 55 डेसिबल। कहां पे दोस्तों, तो रियासती इलाकों में। याद रखेंगे तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों आपने 51 प्रश्नों को कवर किया। 51 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। देखते रहिए एफसेक एकेडमी।